नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगेना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर। जो स्टूडेंट्स सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता है कि आपका सिलेबस क्या है और आपके कौन कौन से पेपर आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपके कौन कौन से पेपर और क्या क्या पढ़ना है। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, एमएससी जूलॉजी और 2025 में जिनका सेकेंड सेमेस्टर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो बायोसिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज बायोसिस्टमैटिक्स, यानी बायोसिस्टमैटिक्स क्या है। ओके, उसके बाद में जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम देखेंगे टैक्सोनॉमी क्या होती है। ओके, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था। यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। इन बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एमएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के नोट्स की वीडियो डाल दीजिए, और एक और है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का नोट्स जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेमेस्टर, जो आपका पेपर फर्स्ट है बायोसिस्टमैटिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, इसकी हिंदी इंग्लिश मिक्स की अगर पीडीएफ आप लोगों को परचेज करनी है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। अगर नहीं है नंबर पता आप लोगों को तो अभी वीडियो में आगे पता चल जाएगा, मैसेज कीजिए और वहाँ से आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो देखिए। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, इसके लिए मुझे आप ये बताना कि आपको इंग्लिश में चाहिए या हिंदी इंग्लिश मिक्स की तरह चाहिए। ओके, बताना जरूर कमेंट करके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो लेक्चर तैयार किया है बायोसिस्टमैटिक्स का, ये तो टोटल इंग्लिश में है। तो अगर ज़्यादा कमेंट्स करोगे तो मैं ऐसा करूँगा कि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में भी अपलोड किया करूँगा, और हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी इंग्लिश मिक्स का भी ऑप्शन अवेलेबल कर दूंगा, वीडियो बना दिया करूँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सारी बातें आपसे कर ली हैं। और काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, हमने वेबसाइट पर जाके चेक किया तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट नहीं हुई है रिजल्ट को लेकर के। फिर भी आपका जहाँ तक है उम्मीद है अप्रैल तक आ ही जाएगा, लेट कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं बायोसिस्टमैटिक्स की। तो बायोसिस्टमैटिक्स, इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, हिस्ट्री और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। तो जिसको नोट करना है वो नोट भी कर सकता है, और जिसको केवल समझना है वो समझ भी सकता है। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को प्ले कर लिया तो वीडियो को पूरा वॉच करना, जिससे थोड़ा अपना भी फायदा होता है, तो फिर मोटिवेशन मिलता है ना आगे की वीडियो अपलोड करने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर दो। चलिए अब हम बात करते हैं बायोसिस्टमैटिक्स क्या है। तो बायोसिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक बायोलॉजी दैट इंटीग्रेट्स taxonomy with evolutionary biology, genetics, ecology and molecular biology to classify and identify organisms based on their evolutionary relationships। तो सिंपल सा मतलब है कि जो बायोसिस्टमैटिक्स है, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव वर्गीकरण विज्ञान। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है, आप कह सकते हो सिस्टमैटिक बायोलॉजी या बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो टेक्सोनॉमी में और शामिल करता है। क्या क्या शामिल करता है, केवल देखिए, ये टेक्सोनॉमी से भी बढ़कर के एक ब्रांच होती है बायोसिस्टमैटिक्स, ये टेक्सोनॉमी से भी ऊपर है। ठीक है, अच्छी ब्रांच है जिसमें जीवों को बहुत ही सही ढंग से क्लासिफाई किया गया है। इसमें जीवों को क्लासिफाई करते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जैसा कि आप लोगों को बताया कि उनकी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी देखी जाती है, यानी विकासात्मक जो जीव विज्ञान होती है उसको भी देखा जाता है। इसकी आनुवंशिकी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, इकोलॉजी क्या है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जीवों को क्लासिफाई किया जाता है। और एक चीज, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा जाता है। ओके, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड देयर जेनेटिक वेरिएशंस, emphasizing the evolutionary and phylogenetic relationships among organisms। तो बार बार वही लाइन पे जोर दिया जा रहा है कि इट फोकसेस, ये किस बात को ध्यान में रखती है या किस पर केंद्रित है, अंडरस्टैंडिंग यानी समझते, स्पीसीज डाइवर्सिटी यानी जो हमारे अर्थ पर तरह तरह के जीव पाए जाते हैं, यानी स्पीसीज में भी डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत तरह के जीव पाए जाते हैं, आप लोग अपनी आंखों से भी देखते होगे, ह्यूमन है, डॉग है, कैट है, रैट है, कितने तरह के आप
गिनती भी नहीं लगा पाओगे, इतने तरह की डाइवर्सिटी हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है। तो उनकी जेनेटिक वेरिएशंस देखी जाती हैं और उनका इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स जीवों के बीच में जरूर देखा जाता है कि इनको एंसेस्टर जो है, पूर्वज कौन है और कौन नहीं है, किनसे उसके कैरेक्टर्स मैच करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये होती है पूरी बायोसिस्टमैटिक्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो इंपॉर्टेंट टर्म है कि टर्म बायोसिस्टमैटिक्स किसने दिया, तो वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैंप एंड ग्ली इन 1943। दे एम्फसाइज्ड the integration of genetic, ecological and evolutionary data into traditional taxonomy to improve the classification of organisms। अब कैंप एंड गिली जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोसिस्टमैटिक्स टर्म को इंट्रोड्यूस किया और इन लोगों ने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी थी, जो पारंपरिक जीवों को क्लासिफाई करने की विज्ञान थी, जीव विज्ञान थी, यानी ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी, उसको इम्प्रूव किया। उसमें क्या क्या ऐड किया इन्होंने, जेनेटिक, इकोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी डेटा को भी इन्होंने ऐड किया, जिससे जीवों को अच्छे ढंग से क्लासिफाई किया जा सके। हाउएवर, फिर भी द फाउंडेशन ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स वर लेड मच अर्लियर बाय साइंटिस्ट लाइक कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन एंड अर्नस्ट मेयर, who contributed significantly to taxonomy and evolutionary biology। अगर देखा जाए तो बायोसिस्टमैटिक्स का जो फाउंडेशन था उसको किसने प्राचीन मतलब इनसे पहले किसने दिया था, कार्ल लिनियस, चार्ल्स डार्विन और अर्नस्ट मेयर। ये लोग इसमें कंट्रीब्यूशन अपना कर चुके थे। चलिए अब हम इस स्लाइड में समझेंगे कंट्रीब्यूटर्स टू बायोसिस्टमैटिक्स, यानी बायोसिस्टमैटिक्स में कौन कौन साइंटिस्ट रहे, किस किसने अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आते हैं कार्ल लिनियस। अब ये जो ईयर पड़ी हैं 1735, 1859, 1940, ये इनकी बर्थ डेट को मत समझ लेना कि ये इस दिन पर पैदा हुए, ऐसा नहीं है। ये डेट पड़ी है कि इस दिन पर 1735 में इन्होंने डेवलप्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। और मेरे हिसाब से तो ईयर्स पे आप लोग फोकस मत करना, ठीक है। केवल साइंटिस्ट का नाम याद रखो कि जो कार्ल लिनियस थे, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनकी जो पुस्तक है उनके बारे में भी बता देंगे। तो जो सिस्टेमा नेचुरी थी वो कार्ल लिनियस की एक बुक थी, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें इन्होंने जीवों को क्लासिफाई करने के रूल्स दिए थे। नेक्स्ट साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने भी इसमें बायोसिस्टमैटिक्स में अपना योगदान दिया। 1859 में इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन which became crucial for understanding species classification। जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था, यानी जो विकास के जो सिद्धांत थे, नेचुरल सिलेक्शन था, ये स्पीसीज क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी थे। एक साइंटिस्ट और हैं जूलियन हक्सले। 1940 में इन्होंने इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिंथेसिस इंटीग्रेटिंग जेनेटिक्स विद इवोल्यूशन। इन्होंने भी क्या किया कि जो जेनेटिक्स को इवोल्यूशन के साथ में इन्होंने इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो इससे भी बायोसिस्टमैटिक्स को बहुत ही मजबूती मिली। कैंप एंड गिली, इनके बारे में तो हम जान ही चुके थे। कॉइन्ड द टर्म बायोसिस्टमैटिक्स टू एम्फसाइज द रोल ऑफ जेनेटिक एंड इकोलॉजी इन क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्लासिफिकेशन में जेनेटिक और इकोलॉजी का क्या रोल है उस बात पर जोर दिया। 5th नंबर के साइंटिस्ट आपके अर्नस्ट मेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। अगर बायोलॉजी आपने पढ़ी और इनको नहीं जाना इन्होंने क्या किया, तो समझो कोई फायदा नहीं आपके बायोलॉजी पढ़े। तो इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था जिसको आगे हम पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज अपनी स्पीसीज में रिप्रोडक्शन कर सकती है, बाकी में नहीं कर सकती है। इन्होंने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बारे में बताया था। तो 1942-1969 में डिफाइंड द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एम्फसाइज्ड पॉपुलेशन वेरिएशन इन टैक्सोनॉमी। ओके, तो जो बच्चे अब हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं तो हो सकता है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में तो बता रहा हूँ। लैंग्वेज इंग्लिश में लिखी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, इतना तो आप लोगों को आना चाहिए अगर एमएससी कर रहे हो। फिर भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आप लोगों के लिए ले आऊँगा, एक वीडियो आपके लिए भी बना दूंगा। और PDF अगर आपको हिंदी इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। देखिए ये है हमारे कार्ल लिनियस, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे डार्विन है और ये जूलियन हक्सले हैं और ये अर्नस्ट मेयर हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स के सिद्धांत क्या क्या थे या नियम कौन कौन से थे उसको समझते हैं। तो पहला है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी विकासात्मक संबंध क्या क्या है। तो ये क्या समझाता है, ये
It classifies organisms based on their evolutionary lineage rather than just morphological similarities. तो जो बायोसिस्टमैटिक्स है ये केवल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज को देखकर जीवों को क्लासिफाई नहीं करता है, बल्कि ये उनकी इवोल्यूशनरी लीनियज को भी देखता है, यानी पीछे उनका जो एंसेस्टर रहा है उसके बारे में भी ये डेटा को कलेक्ट करता है। सेकंड है आपका जेनेटिक बेसिस। डीएनए सीक्वेंसिंग, क्रोमोसोम एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर मार्कर्स हेल्प डिटरमाइन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। बायोसिस्टमैटिक्स में हम जेनेटिक बेसिस भी देखते हैं, मतलब जिसको आप मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी भी नाम से जानते हो। डीएनए सीक्वेंसिंग हुई, क्रोमोसोम एनालिसिस हुआ, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, थर्ड नंबर की आपकी हेडिंग है इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। बायोसिस्टमैटिक्स कंसीडर्स एन ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट फॉर क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम जीवों का इंटरेक्शन भी देखते हैं कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस एनवायरनमेंट के साथ में वो किस तरह से रहता है, क्या क्या उसका इंटरेक्शन है, वो सब देखते हैं। पॉपुलेशन स्टडीज, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट विद इन पॉपुलेशंस आर एनालाइज्ड। ठीक है, पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। और फाइलोजेनेटिक एंड क्लैडिस्टिक, मॉडर्न बायोसिस्टमैटिक्स यूजेस क्लैडिस्टिक टू डिटरमाइन इवोल्यूशनरी पाथवेज एंड कॉमन एंसेस्टर्स। तो जो मॉडर्न बायोसिस्टमैटिक्स है ये यूज करती क्लैडिस्टिक्स। क्लैडिस्टिक्स क्या होता है आगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा धीरे धीरे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो घुमा फिरा के वही बात आती है कि जो जीवों को क्लासिफाई करने के जो कुछ ब्रांचेस थी बायोलॉजी की उसको हम बायोसिस्टमैटिक्स कहते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स, यानी बायोसिस्टमैटिक्स कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट है आपकी क्लासिकल बायोसिस्टमैटिक्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजी यानी जीवों को बाहर से ही देखकर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, इसको क्लासिकल बोलते हैं। एनाटॉमी मतलब शरीर के अंदर की जो शारीरिक संरचना होती है उसको देखते हैं, और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड आपकी है एक्सपेरिमेंटल बायोसिस्टमैटिक्स, इंक्लूड्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, जेनेटिक एनालिसिस एंड साइटोजेनेटिक्स। ओके, फिर थर्ड नंबर की आपकी आती है मॉलिक्यूलर बायोसिस्टमैटिक्स, यूजेस मॉलिक्यूलर टूल्स लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग, प्रोटीन एनालिसिस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये थोड़ी एडवांस हो जाती है, जो मॉलिक्यूलर बायोसिस्टमैटिक्स है ये एडवांस हो जाती है और इससे जीवों को क्लासिफाई करने में बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। चलिए, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एमएससी जूलॉजी के नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ी सी सपोर्ट मुझे करिए। 1 या 2 रुपया आपको जो भी बने आप मुझे पे कर सकते हो, जिससे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, आप लोगों को लगे अगर आप कैपेबल हो तो आप कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स। तो बायोसिस्टमैटिक्स का महत्व क्या क्या है। तो पहला पॉइंट आप लिखोगे इनहांसेस टैक्सोनॉमी, प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए, जो नॉर्मल टैक्सोनॉमी होती है उसमें केवल हम जीवों को उनके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पर उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं, लेकिन जो बायोसिस्टमैटिक्स है ये एक एक्यूरेट क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, यानी इनहांस टैक्सोनॉमी। इवोल्यूशनरी स्टडीज हेल्प्स अंडरस्टैंड स्पीसीज डाइवर्जेंस एंड फाइलोजेनी। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, आइडेंटिफाइज इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी। इससे हमको इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है उसको भी देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन हेल्प्स इन डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड अंडरस्टैंडिंग माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन। बायोसिस्टमैटिक्स से एग्रीकल्चर और मेडिसिन में काफ़ी हेल्प मिली है। इसको हम समझ करके कि मतलब कोई भी पहले का जो पौधा था वो बीमार था, लेकिन हमको जो नेक्स्ट पौधा बनाना है वो डिजीज रेजिस्टेंट हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि हम जीवों को क्लासीफाई करते हैं ना तो पीछे का भी देखते हैं ना। फिर फॉरेंसिक एंड एनवायरमेंटल साइंस यूज्ड इन स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन फॉर इकोलॉजिकल एंड फॉरेंसिक एप्लीकेशंस। तो बायोसिस्टमैटिक्स से इतने फायदे होते हैं, यानी इसका जो महत्व है वो ये है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकल के आया कि बायोसिस्टमैटिक्स इज एन एडवांस्ड अप्रोच टू क्लासिफिकेशन दैट इंटीग्रेट्स ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी विद मॉलिक्यूलर एंड इकोलॉजिकल डेटा टू स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इट हैज revolutionized our understanding of biodiversity, genetics and species interrelationships, making it an essential field in modern biology. तो बायोसिस्टमैटिक्स एक एडवांस्ड अप्रोच है जीवों को क्लासिफाई करने की।
ये ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी में क्या क्या शामिल करके रखती है, मॉलिक्यूलर इकोलॉजिकल डेटा और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को और भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, और लास्ट तक अगर आप लोगों ने वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।